टेंशन भी है। अन्ना मुझे चेहरे ऐसे दिख रहे जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है ना? नहीं। मेरे परम मित्र जिनका मेरा बंधु जैसा प्रेम है, स्नेह है, ऐसे मेरे संतोष शर्मा जिलाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी, शिक्षणार्थ बहन और भाई, हिंदी में बात करनी चाहिए ना? नहीं, मेरा सत्र शुरू होने के शुरुआत आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चिंता मत करना, तो डेंजरस सवाल नहीं। पहली बार भाजपा के प्रशिक्षण के लिए आया हूं, ऐसे लोग हाथ पर करो। पहला प्रशिक्षण हो गया, अच्छी संख्या, गुड। ये दूसरा प्रशिक्षण हो गया, हाथ पर करो। और ये 3 के ऊपर प्रशिक्षण हो गए, कैसे आगे? वेरी गुड। अन्ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। और मेरा एक सवाल, पहली बार रामबाबू मालवीय प्रबोधिनी में आए, ऐसा आता बहुत मुझे अभी भी याद है कि मैं पहली बार रामबाबू मालवीय प्रबोधिनी में आया था। मैं श्रद्धेय प्रमोद जी के साथ में था और मैं मुंबई के प्रदेश कार्यालय में आया था। मैं नागपुर में था, उस वक्त बीजेपी का काम करता था, संगठन मंत्री था। मैं प्रमोद जी को मिलने आया, मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे, थोड़ी शिकायत, एक काम करो मेरे साथ में आरएमपी चले। तो विवेक करके उनके सीए सहायक थे, उन्होंने मुझे कहा कि प्रमोद जी ने कहा कि गाड़ी में बैठो, चलो आरएमपी जाना है। बताइए कहाँ है आरएमपी? तो वो उधर मीरा भाईंदर है ना, वो मीरा भाईंदर के आगे जाना पड़ता, 20-25 मिनट लगता है। तो क्या है वहां पे? बोले भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग का स्कूल है, ट्रेनिंग का कैंप है। मैंने बोला यार कहाँ लेके जा रहे हैं यार, यही बात कर लेते नरीमन पॉइंट। इट वॉज 1993 और मैं जब श्रद्धेय प्रमोद जी के साथ उनके गाड़ी में बैठ के बात करते करते आया और जैसे मैं मालवीय प्रबोधिनी के कैंपस में आया, मुझे लगता है शायद जो मुझे लगा होगा शायद आपको भी लगा होगा। जैसे भिवंडी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता ने आपको पहला कॉल किया होगा कि अरे यार ये भाजपा का अपना भिवंडी का प्रशिक्षण बंद है और आपको आना है। और आपने पूछा होगा जो पहली बार आए कहाँ जाना है, तो मालवीय प्रबोधिनी में जाना है। तो कई लोगों को ऐसा लगा हुआ है कहाँ लेके जा रहे हैं, भिवंडी में कुछ नहीं है क्या, जब यही कर लेते है ना। लेकिन सच बताओ, जो पहली बार मालवीय प्रबोधिनी के कैंपस के अंदर आया कैसे रहे? हाँ सच बताओ, अच्छा क्यों मालूम? मैं बहुत बार ना अन्ना बचपन में महसूस करता था कि हमारे जो मेरा जो ननियाल है, तो हमारे नाना जी हमको कहते थे वहां से 20-22 किलोमीटर दूर हम तो सूरत बैल मंडी से जाते थे। तो शुरुआत में हमारे नाना कहते थे कि अरे यार बहरा में ऐसी ऐसी जगह जाना चाहिए। तो बच्चे थे कहाँ लेके जा रहे हैं, घर में विठ्ठल भगवान का मंदिर यहीं करते हैं, गांव में है। लेकिन जब हम वहां जाते थे तो जो थकान थी वो पूरी चली जाती। वो कैंपस में आने के बाद में मुझे भी 1993 में याद है, मैं प्रमोद जी के साथ जब पहली बार अंदर आया मुझे लगा क्या जगह है यार। आपको भी लगा? क्यों मालूम बताओ?
आपकी कितनी श्रद्धा है मुझे मालूम नहीं। ये जो जगह है ना जहां बैठे, ये जगहों पे परवाणी जी बैठे हैं, ये जगहों पे अटल जी बैठे हैं। मैं जहां से बात कर रहा हूं ये पुण्यप्रद जगह, कहीं तो भी एक आधे बार यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे ने बात की। जो जगहों पे आप बैठे हो ये जगह, ये रामभाऊ मालवीय प्रबोधिनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तीर्थस्थल से कम नहीं है। यहाँ की मिट्टी में कई नेताओं ने शब्द ब्रह्म की उपासना की है, कई कार्यकर्ताओं ने अपने भाव ब्रह्म की उपासना की है। ये जगहों पे कई बड़े बड़े चिंतन हुए हैं, ये चिंतन की वजह से पार्टी यहां तक पहुंची है। ये जगह साथ है, ये रिसोर्ट नहीं है, ये होटल नहीं है, नहीं। और इसलिए यहां आने के बाद में लगता है कि ये जगहों में कुछ तो भी अलग पन है। और अन्ना मैं बहुत बार इसको दोहराता हूं कि ये रामभाऊ मालवीय प्रबोधिनी में जो सत्र चलते हैं उसके अंदर के जो शब्द है, जो जुबान से निकलते हैं, शायद उसमें ताकत कम है, लेकिन यहां की खामोशी ज्यादा बात करती है, ज्यादा बात करती है। सुनने की ताकत होनी चाहिए। ये प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हो रहा है, आप 2 दिन यहां पर रुकने वाले हो। मेरी पहली प्रार्थना है, ये जो हॉल है इसको एक दरवाजा है बाहर अंदर आते समय। हम भिवंडी में पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, सभा में जाते हैं। हम जब कभी भी सभा में जाते हैं या कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो हम जो अपनापन होता है ना, कॉन्शियसनेस, अपना अध्यक्ष, महामंत्री, आमदार, खासदार, नगर सेवक, जिला परिषद मेंबर, 20 साल से काम कर रहा हूं, 25 साल से काम कर रहा हूं, ये जो ऑरा होता है ना, मराठी त्याला तोड़ा म्हणतात, वो सब ये गेट के बाहर। हाँ, भिवंडी में पार्टी की बैठक होती है हॉल में, तो उसमें मैं समझ सकता हूं कि महामंत्री है, मेरा अध्यक्ष है। पर यदि 2 दिन का परिचय ठीक से करना है तो अपना तोड़ा ये हॉल के बाहर। ओशो नाम सुना आपने? आचार्य रजनीश ओशो कहते थे, इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ यू शुड बी 0। आपको शून्य होना पड़ता है तो आप सीख सकते। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग यहां पे क्यों लेती है? क्योंकि जहां आप गांव में काम करते हो ना, वहां पे आपको लोग शून्य होने नहीं देते, क्योंकि आपके कान के पीछे जो कार्यकर्ता लगे होते ना, अरे काय भाऊ तुम्ही होते म्हणून, आज ताई तुमच्यासारखे कार्यकर्ता नाही, क्या दादा आप थे तो चुन क्या है और कोई रहता है? जो आपके कान को लगने वाले जो स्तुतक है ना, स्तुति करने वाले, वो आपको आप सच में हो कौन ये ख्याल में नहीं लाते। घर भी बोलो, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में राजाओं का जो इतिहास रहा है उसमें से 90% राजा जो हारे हैं ना, वो कान के पीछे लगे हुए भाटों की वजह से हारे। भाट, सुबह आपको एक फोन होता है, काय ताई दोपहर को कार्यकर्ता मिलता है, काय भाऊ 15 दिन, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने काम को राजनीति में आदत लग जाती है स्तुति सुनने की, और धीरे धीरे अपने को ऐसा लगता है कि अपन है वैसे जो वो कह रहा है।
मुझे अभी भी याद है, मैं श्रद्धेय प्रमोद जी के साथ में राजस्थान में कुंभलगढ़ में था और प्रमोद जी ने मुझे कहा कि श्रीकांत एक बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता है, पार्टी में प्रवेश करना चाहता है, तो वो अभी मुझे आगे वाले स्क्वायर पे मिलने आने वाला है, तो तू जरा सामने बैठ। मुझे अभी भी अन्ना याद है, वन है तेरी गाड़ी की, व्हाइट कलर की, और श्रद्धेय प्रमोद जी पीछे बैठे, मैं सामने बैठा। सामने चौक में 8-10 किलोमीटर के बाद में एक नेता आया, यंग डायनामिक स्मार्ट, एक 8-10 ट्रैक्टर पट्टू लेकर, बड़ा बुके। ये गाड़ी लेफ्ट में आई, वो बंदा प्रमोद जी के पास आया, प्रमोद जी बाहर उतरे, उन्होंने उनको बुके दिया, बोले महाजन साहब बात करने, बोले बैठो। वो वहां प्रमोद जी के बाजू में बैठा, गाड़ी स्टार्ट हुई, जैसी स्टार्ट हुई उन्होंने प्रमोद जी को कहा, क्या साहब आज आपका भाषण हुआ है, मैंने तो जिंदगी में ऐसा भाषण नहीं सुना। प्रमोद जी ने कहा अच्छा गुड, थैंक यू। वो फिर कहा कि प्रमोद जी मेरी खानदान पॉलिटिकल खानदान है, मैंने राजस्थान के धरती के ऊपर में आपके जैसा भाषण नहीं सुना। तो मुझे बोले अच्छा ठीक है, ओके। फिर तीसरी बार कहा, बोले मैं दिल्ली में जाता हूं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, प्रमोद जी आपके जैसा भाषण नहीं सुना। प्रमोद जी ने कहा ड्राइवर को गाड़ी जरा साइड में दो और उसको कहा आपके पास पूछने के लिए कुछ नहीं, आप जरा नीचे उतरो। नहीं सर, मुझे कहा नहीं आप जरा नीचे उतरो। वो नीचे उतरने के बाद मुझे प्रमोद जी कहते हैं श्रीकांत, कोई बंदा यदि तेरी मुंह पे पहली बार स्तुति करता है तो ठीक है, ह्यूमैनिटी है, समझ ले, थैंक्स फॉर। वही बंदा यदि फिर से मुंह पे तारीफ करता है तो समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ है। और वही बंदा यदि तीसरे बार फिर से तारीफ करता है तो तूने समझ लेना चाहिए कि ये तेरे लाइफ का, हिंदुस्तान का सबसे झूठा आदमी, ये तेरे प्रगति के कारक में आने वाली तकलीफ है। ये जो भाग होते हैं कान से लगने वाले पॉलिटिशियन के कान के पीछे, वो आप सच में हो कौन ये समझ में नहीं आएंगे, और वो सच में आप हो कौन ये समझने की जगह बोले तो रामबाबू मार्गे प्रबोधिनी का प्रशिक्षण शिविर है, समझ लो आप। इसलिए यहां इसलिए 2 दिन के सत्र के अंदर में जीरो बन के बैठो। मैं आपको सच बताऊं, यहां कई वक्त आए घटना में प्रशिक्षण वर्ग का मेरा ये 18वां सत्र है। कोई भी कार्यकर्ता बाहर से आता है, तैयारी करके आता है, अभ्यास करके आता है। मैं दापोली गया था उस दिन, 4.5 घंटा प्रवास करके दापोली में गया, 1 घंटे का मेरा भाषणों में 4.5 घंटे वापस आया। मैं कल यहां से कोल्हापुर गया फ्लाइट से, सांगली में का भाषण किया, वापस आया। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, ये हमारे खानदान की ताकत है साहब। मुझे अभी परसों के दिन एक महाराष्ट्र टाइम्स के पत्रकार ने पूछा, कल मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने श्रीकांत कुठे चालला है महाराष्ट्र टाइम्स में, मैं एकदा प्रशिक्षण शिबिराला चाललोय। तो म्हणजे आता तर जाऊन आला तू सोलापूरला, मी म्हटलं की आता पुन्हा चाललो, 18 ठिकाणी जाऊन आलो। उसने कहा श्रीकांत का एक फर्क तो इससे कोई फर्क दिखता है? मैंने कहा 2014 को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो बना ना, वो यही ट्रेनिंग करते करते बनाया, समझ लो। ये ताकत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि लोग बदल सकते हैं। आदमी में बदलाव आ सकता है यदि वो सोचे, यदि वो सोचे। ये ट्रेनिंग में वो ताकत है साहब। तो जो लोग सत्र देने आ रहे हैं ना, उनका समय का कीमत है ही, लेकिन जो आप
सब बैठे हो ना यहाँ पे, जिंदगी के 2 दिन निकाल के आ रहे हो, और ये हमारे 2 दिन है साहब, भाजपा के कार्यकर्ताओं के 2 दिन है। मजाक है? वह अमृतस्य पुत्र, हम तो अमृत के पुत्र है साहब, भाजपा के कार्यकर्ता। मैं, मेरे बेटी है ऊर्जा, अन्ना जानती है, जानता है, मैं मेरे बेटी को बहुत बार बोलता हूं कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए है क्योंकि हम उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े थे, और उससे पहले हम पांडवों के सेना में कृष्ण के नेतृत्व में काम कर रहे थे। हम पुण्यप्रद हो गए साहब, भाजपा के कार्यकर्ता, इसलिए यहां बैठे हम। तो हमारे समय की भी एक कीमत है। मजाक है भाजपा का कार्यकर्ता? हम कोई राहुल गांधी जैसी येडे के फैमिली से थोड़ी है। हम तो श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के सेना के फौजी है साहब, जिन्होंने पार्टी बढ़ाने के लिए अपनी जान दी है, समझ लो। तो आप जो यहां पे बैठे हैं ना, वह अमृत से पुत्र, हम तो अमृत के पुत्र हैं। तो हमारे जिंदगी के 2 दिन मजाक है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक कीमत है, उसको पहचानो, क्योंकि ये 2 दिन आपके जिंदगी में फिर से नहीं आने वाले। लिख लो आप, और जब समारोह होगा ना, मेरा कहना उद्घाटन आपको याद आएगा। और क्या तैयारी की है, कितनी तैयारी की है वर्ग की। मैंने राजेश पांडे जी को उस दिन कहा, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, इसके इंचार्ज, मैंने कहा राजेश मुझे बधाई देता हूं, क्या महाराष्ट्र में तैयारी, क्या दिया है आपको, ये पाकिट दिया ना प्लास्टिक का, एनवलप, किट, क्या क्या दिया है किट में? बुक है, पेन है। अच्छा, किसने वो कीट का जो बटन लगाया है वो खोल के देखा है, बताओ? बोला है ना, मैं अन्ना परसों के दिन एक जगह गया, वो प्लास्टिक का जो पाकिट था ना, वो बेचारा मुंह भी नहीं खोला था। अच्छा हो गया मैं उद्घाटन सत्र में आया, तो सबने पाकिट का मुंह खोला है। अच्छा बताओ क्या क्या दिया इसके अंदर? एक बूट दिया है, एक और कार्यक्रम पत्रिका, और परिचय पत्र, और बैच, करेक्ट, और अच्छा नोटबुक भी दिया है, मालवी जी के चरित्र दिया है, और पेन भी दी, बाप रे, पेन भी दिया है। क्या गजब काम है साहब तुम्हार, असं म्हणणं बरोबर नाही, पण आजकाल जे थर्मिश बॅग आहे ना, की बस अपनी बीवी लेके लाव, तसं अध्यक्ष तुम्ही काय सोडलंच नाही, आपने पेन भी दिया है, क्या बात है। फक्त तुम्ही या, अब ये जो पेन दिया है ना, और जो नोटबुक दिया है, इसका रिश्ता करो। क्या बहुत बार ना ये होता है, अभी आपको मुझे मालूम नहीं, ये आपको मालूम है कि नहीं है, मालूम होगा तो मुझे बताओ। ज्यादातर अण्णा ने जिसका उल्लेख किया ना, पंढरपूरची वारी है ना, आपण ऐकली पंढरपूरची वारी? आपको आनंदी के ज्ञानेश्वर महाराज मालूम है? उनके जिंदगी का एक बहुत गजब प्रसंग आपने सुनना चाहिए। जब संत ज्ञानदेव आनंदी में थे, बाले योगी थे, छोटे से थे, लेकिन उस समय में उनका इतना माहौल था कि उस समय में एक बहुत प्रगाढ़ पंडित था, शायद आपने नाम सुना होगा कि मुझे मालूम नहीं, उनका नाम है चांगदेव, नाम सुने? चांगदेव ऋषि, प्रगाढ़ पंडित, वेद शास्त्र संपन्न, ऐसा कहते थे कि उस समय में उतने उसके जैसा विद्वान नहीं था, है ना, शेर के सवाल थे। तो वो चांगदेव भगवान ने उनके शिष्य को बुलाया, उसने कहा की अरे बाबा, एक ज्ञानदेव बालयोगी आळंदीत आले आहे, मला त्यांना भेटायचं आहे, तो तू माझा निरोप पोचव। तो शिष्य ने बोला चांगदेव को कि आप चांगदेव, वो ज्ञानदेव,
आप मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो? मैं आपका कहना कैसे कम्युनिकेट कर पाऊं? बोले क्या करना चाहिए? बोले आप एक पत्र लिखते हो। तो चांदो ने हाथ में बोड़ू लिया और एक कोरा कागज दिया और ऊपर में लिखा चिरंजीव। जैसे लिखा वैसे उनको लगा, अरे मैं किसको चिरंजीव कह रहा हूं? ज्ञानेश्वर को। कागज उठा के फेंक दिया, दूसरा कागज दिया, लिखा तीर्थरूप। बोले किसको तीर्थरूप कह रहा हूं? उम्र से छोटा। फिर कागज दिया, फिर लिखा तीर्थ स्वरूप। कैसे स्वरूप लिखूं? फिर कागज फेंका। ऐसे काली कागज फेंकने के बाद में एक कागज हाथ में लिया, उसको फोल्ड किया, शिष्य के हाथ में दिया और बोले भैया एक काम कर, ये ज्ञानेश्वर महाराज तक पहुंचाए। वो शिष्य निकला। जैसे माऊली को मालूम हुआ ज्ञानेश्वर महाराज जी को, उन्होंने दीवार के ऊपर में निवृत्तिनाथ दादा बड़े बंधु, उसके बाद में ज्ञानेश्वर महाराज, फिर सोपान काका 3 नंबर के बंधु और चौथी आई मुक्ताई बैठी। और वो दीवार को कहा चल भाई निकले। रास्ते में शिष्य मिला और उसने वो कागज दिया निवृत्तिनाथ दादा के हाथ में। बोले चांदे वाली दिलाया। कागज देखा निवृत्तिनाथ दादा ने इधर उधर से, पहले चांदे वाली वेद शास्त्र संबंध विद्वान होशियार अभ्यस्त बोला। वो वैसा का वैसा कागज निवृत्तिनाथ दादा हाथ में देते ज्ञानेश्वर महाराज जी के। ती तो माऊली है, तिने डोळे पण नाही उघडले। वैसा का वैसा कागज दिया सोपान काका के हाथ में। सोपान काका ने इधर से देखा उधर से देखा, उनको समझ में आया कि ये डिपार्टमेंट अपना नहीं, ये पिछला डिपार्टमेंट है। वो कागज वैसे के वैसा आई जगदम्बा मुक्ताई का दिला। ऐसा देखा कागज मुक्ताई ने, फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा और उस शिष्य को पूछा कोणी दिलाय? म्हणजे चांदेवानी। ती तो मुक्ताई जगदंबा, ती थोडी सोडते कोणाला। मुक्ताईने म्हणलं एवढा शिकला चांदेव तरी कोराच्या कोरात राहिला। 2 दिवसात आपला चांदेव उघडणार नाही याची काळजी घ्या। 2 दिन के प्रशिक्षण में ज्ञानदेव होना है कि चांदेव होना है, तय करो। और इसलिए मैं अभी वहां पे हॉल में था तो एक नेता है, तो श्रीकांत जी आप बढ़िया भाषण करो, मैं आता हूं, मैं लंबे भाषण आज नहीं करने वाला, उद्घाटन पे बोलूंगा, लेकिन मेरा विषय मैं भाषण करके नहीं। और इसलिए मैंने आपको पूछा कि क्या क्या दिया है। उसमें से जो किताब आपको दिया है वो किताब का 47 नंबर का पेज खोलो। किती नंबर था? 47 नंबर था। उघडलं? सबने बोला क्या? लिखा मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में भाषण करूंगा। मैं क्यों आपको ये पेज खोलने लग रहा हूं मालूम आपको? आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा मालूम है? बरोबर? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय भक्ति सुखी लोको जागर, राम गुरु तत्व तत्तामान, महावीर मित्र बजरंगी। बरोबर? उसमें तुलसीदास जी ने कहा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सखी गौरी सा, तुलसीदास सदा तेरा। वो नाथ को कहते हैं यदि हृदय में डेरा करना है तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हमारे यहाँ बहुत बार कई भक्त ऐसे करते हैं, नहा रहे और टॉवल से चल रहे थे हनुमान ज्ञान गुरु सागर, वो हनुमान जी गदा लेके आएंगे तो पहले हिसाब करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह रटे हनुमान चालीसा नहीं, समझ लो आप, पढ़े, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यदि पढ़ोगे तो ही समझोगे, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझेगा। जो रटता है वो पढ़ता नहीं है।
इसलिए मैंने कहा 47 नंबर का पेज खोलो, क्योंकि जो ये पढ़े और उसके अंदर का पहला वाक्य मोदी जी का है वो सबको पढ़ना है। जोर से पढ़ो। भारत आशा देशांतर्गत बाहेरील देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत थांबा। एक मिनिट रुको यहाँ पे। ये वाक्य किसका है? श्रद्धेय नरेंद्र जी मोदी, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, उससे भी ज्यादा विश्व का ऐसा नेता कि जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसका कैरेक्टर, जिसका कमिटमेंट, जिसका कन्विक्शन ये विश्व में एक नंबर पे है। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी में मिसबिहेव कभी नहीं किया, उनके जैसा पॉलिटिकल कैरेक्टर किसी का नहीं है। वो कहते हैं कि भारताच्या वाढत्या ताकदीमुळे, करेक्ट, आणि इसका मतलब ऐसा है कि आज भारत के अंदर में जो जो समस्याएं हमको दिख रही है उसकी वजह क्या है? भारत की ताकत विश्व के अंदर में बढ़ गई। कितनी बड़ी मालूम? हम पश्चिम बंगाल जीते, बराबर जीते, किसने बधाई दी? बरोबर, ट्रंप ने बधाई दी। तात्या वो तात्या ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई दी, हमने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था, एक विधानसभा का चुनाव जीता था, पर बधाई दी ट्रंप ने। दुनिया का मॉनिटर समझता है क्यों बधाई दी मालूम? क्योंकि बीच में जो हम पे सैंक्शन लगाए थे और हमारे नेता शांत बैठकर उसका हिसाब कर रहे थे, उसको समझ में आया कि अब कुछ तो भी बटरिंग करना पड़ेगा, इसके बधाई की। क्योंकि हम विश्व के अंदर में पूरी ताकत बन के उभर रहे हैं। और अभी बीच में तो मोदी जी यहां जाते हैं ना, कहां पे? हाँ, इटली। और इटली के प्रधानमंत्री को मोदी जी ने क्या दिया? मेलोडी। पूरे विश्व के अंदर में आता त्या बाई आपण ईमेल दिली नसेल, दिली नसेल, मेल कर दिली नसेल। चर्चा किसकी हुई? हमारे देश के प्रधानमंत्री की चर्चा। क्यों? ये कहां तक है ना कि वो जो पार्ले लिखा था ना, उसके शेयर्स बढ़े और बाद में लोगों को समझ में आया कि तो ये पार्ले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके शेयर बढ़े। क्योंकि हमारी ताकत विश्व के अंदर में बढ़ रही है, हमारी क्षमता बढ़ रही है, और जितने भी प्रॉब्लम है ये वजह क्योंकि हम बढ़ रहे हैं। अब उनका आखिरी का वाक्य करो। त्यांना भारत आशा, मैं सबका मुंह खुल रहा है देख रहा हूं, मुझे आदत सबसे आंखों में आके बात करने की, करके सबको बढ़ना है। त्यांना भारत आशा, उनको किसका नुकसान करना है? भारत का नुकसान करना है। क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए नहीं, हम वीक हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम विश्व के अंदर में ताकत बना रहे, इसलिए नुकसान करना है। और आप यदि मुझे पूछोगे तो मेरे सत्र के विषय का जिस प्राण मोदी जी का बात। चलो आगे बढ़ो। सुरक्षित पुढील आव्हाने, पहिला आतंकवाद, दूसरा, तीसरा, एक मिनट, बनावट, अब मुझे सब मिलके बताओ। मुझे अभी भी याद है 2016 में आपने धुरंधर देखा? वो धुरंधर के अंदर में जो नोटबंदी मोदी जी ने की उसकी चर्चा है, करेक्ट? मुझे अभी भी याद है 2016 का चुनाव चल रहा था, नगर पालिका, पूरे मीडिया में डिस्कशन था कि लोग बैंक के सामने खड़े हैं, लोगों को परेशानी है, और ये वातावरण में पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव था। और पहली सभा की इचलकरंजी में मैंने देवेंद्र के साथ मिला, और मैं जब स्टेज के नीचे था तो सुरेश हरवंतर जी हमारे नेता है, वो मुझे कहते हैं श्रीकांत जी प्रचंड प्रॉब्लम है, लोग नाराज है,
रानी दुबे, देवेंद्र सब सुन रहे। 20,000 की सभा थी, फ्रंट पेज पे लोकसत्ता में न्यूज थी, नगर पालिकेला भाजपला फटका बसणार नोटबंदीचा। और देवेंद्र जी ने इचलकरंजी के सभा में एक वाक्य कहा कि कतार में खड़ा हिंदुस्तान का आम आदमी नोट बदलने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए खड़ा है। और महाराष्ट्र के हम सारे चुनाव जीते। वजह है हिंदुस्तान के आम आदमी का प्रधानमंत्री के ऊपर का विश्वास। अब ये उनकी बात, अब हमारी। अब आप सब मिलके बताओ, भिवंडी में बहुत बार पेट्रोल पंप पे जाते हैं और हमारी एक नोट उनको देते हैं 500 की ज्यादा। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप वाला होता है, सामने नोट जरा नकली है, ये चल नहीं सकती, बरोबर। हम क्या करते हैं, वो ये खीसे में रखते और दूसरी नोट देते। अभी तक कितने कार्यकर्ताओं ने अपनी ऐसी नोट की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? हम नहीं करते। अब ये नोटबंदी का विषय क्या केवल श्रद्धेय मोदी जी का है? हमारा हाँ, एक प्रॉब्लम है, वो अपने पास आई कैसे, ये मालूम होना चाहिए। बहुत बार उसकी दिक्कत है। पर नोटबंदी ये शब्द की अपनी जिम्मेदारी क्या है? अपनी जिम्मेदारी है कि इस विषय को लेकर हमने यदि नोट बदलती है तो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। आगे का बढ़ो। माधव सीमेवर, रुको एक मिनट, हम पश्चिम बंगाल जीते। अभी आप न्यूज देख रहे हैं, सुरेंद्र जी के कहने से क्या वातावरण है? लोग उठा के भाग रहे हैं, क्योंकि सीमेवर का जो अतिक्रमण है, शब्द आप ठीक से समझ लो। इस विषय को लेकर आदरणीय अमित भाई जी ने कल एक स्टेटमेंट निकाला है, हर जगह है कि जो पूरे सीमा के ऊपर में अतिक्रमण हुआ है, उस विषय को लेकर एक कमेटी डिक्लेयर की है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ो। शस्त्रास्त्रांची उसका उपाय बताया। क्या उपाय? सेमिनार, मेरे आज के विषय का पहला कार्यक्रम करके मैंने कहा कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पढ़ो तो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण अभियान है। क्या है? बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको मालूम है? शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या फर्क? शिक्षण बहुत बार ऐसा होता है कि बात पढ़ो, a + b ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर + 5a + b स्क्वायर, कोई लेना देना नहीं। ये पढ़ के हम सब्जी खरीद नहीं जाते और तो जम सकते हैं। थोड़ा शिक्षण बोले तो जो पढ़ रहे हो ना, उसका एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन करना है। करके मेरे सत्र का पहला एप्लीकेशन, पहला इंप्लीमेंटेशन भिवंडी शहर के अंदर 1 महीने के बीच में हमको इस विषय को लेकर पूरे शहर में कैंपेन करना है। आ गया टीचर अन्ना, हमको तो लग रहा था भाई कीर्तन सुनो चले जाओ, ऐसा नहीं है साहब। हो सकता है कोई भिवंडी मध्ये चलो पुढे आतंकवादाप्रती 0 टॉलरन्सचे धोरण, ये तो केंद्र गवर्नमेंट। उसके बाद का बढ़ो, सीमेवर पायाभूत सुविधांचा विकास। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे सत्र का दूसरा इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ये रिक्वेस्ट है। बहुत बार हम विद फैमिली तिरुपति जाते दर्शन के लिए, बराबर? एक बार हिंदुस्तान की सीमा पे जाओ अपने बच्चों को, अपने फैमिली को। अन्ना में 1993 में गया था ताइवान पास,
नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे 11 घंटे लगे, 11 घंटे, और आखिरी के 4.5 घंटे पैदल चलते गए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र भाई मोदी, देशभर आज 90 मिनिटात टाइमापासून वाढवलं जातं, 90 मिनिट। क्यों? ये बीच में जो चीन चिल्ला रहा था ना, क्योंकि सारे सीमाओं के ऊपर में हमारी सेना अब 90 मिनट में पहुंचती है, और कई रोड तो ऐसे हैं वहां पे हवाई जहाज लैंड हो रहा है करके मेरी रिक्वेस्ट है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ग्रुप बनाओ और जरा सीमा में जाके देखो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया। आगे का बढ़ो, सीमावर्ती 4 नंबर आता, सीमावर्ती ये आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात? हम पहले बोलते थे, मैंने कई नेताओं के भाषण सुना है कि देश के सीमाओं के ऊपर में जो आखिरी गांव है, मोदी जी ने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है। अब हमने क्या सीखना चाहिए इस सत्र में? मेरे भिवंडी के शहर में हम बहुत बार कहते हैं कि तो जो वॉर्ड है ना तो शेवटचा है, तो मैं तो छोटे से गांव से आता हूं, बहुत बार गांव में बोलते वो जो गांव है ना, मेरे गांव की जो आखिरी की बस्ती है ना साहब, वो आखिरी की बस्ती नहीं है, वो पहली बस्ती है मेरे गांव की सीमा के ऊपर में, पुणे वासा 100% सीमा कुंपणांचे उद्दिष्ट निश्चित करतो, पान करतो। अब उसमें दूसरे मुद्दे पे आओ, सुरक्षे पुढील पेज नंबर 48 पासा, थांबा एक मिनिट, पुन्हा वाचा पहिला मुद्दा मोठ्याने लक्षात ठेवा। आप में से कितने कार्यकर्ताओं को ये मालूम है कि भारत का नक्सलिज्म अभी निरवध खत्म हो रहा है, बरोबर? अब मेरे सत्र का तीसरा काम, पहला काम मैंने बताया, दूसरी रिक्वेस्ट की, अब तीसरा काम। आप में से कितने कार्यकर्ताओं ने अमित भाई शाह जी का संसद में का नक्सलिज्म खत्म करने वाला भाषण सुना है? वेरी गुड। अब जिन्होंने नहीं सुना है, कल ये वर्ग खत्म होगा, पहला काम घर में जाने के बाद अक्षय खानदान को दिखाओ, और यूट्यूब के ऊपर में उनका भाषण है। मैं जिसमें मेरा परिचय करते में बताया ना, मैं आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम जा गया हूं। मैं 89 से 1989, 1991 तक मुंचेरा, सुंदरगढ़, भवानीपुर, देवला, देशलीपेटा, खम्मनचेरू, भामरागढ़, दर्शन में मैंने प्रचार करके काम किया है। मैंने तब काम किया है जब नक्सलिज्म टॉप लेवल पे था, मुझे मालूम है नक्सलिज्म क्या होता है, कितना बेकार व्यवहार होता है, कितने आदिवासियों को खत्म किया है उन्होंने। लेकिन ऐसा नक्सलिज्म जो छत्तीसगढ़ में था, जो उड़ीसा में था, जो महाराष्ट्र में था, अमित भाई ने उसको खत्म किया है। हम हमारे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमें मालूम ही नहीं क्या प्रयास किया। तो कल रात को घर में जाने के बाद में संसद में यूट्यूब में अपने को अमित भाई का भाषण क्या करना है, सुनना है। आगे का मुद्दा अर्बन नक्सलिज्म, ये मालूम है आपको अर्बन नक्सलिज्म? कितने लोगों को मालूम है कि भिवंडी में स्ट्रीम अभी भी अर्बन नक्सलिस्ट काम करते हैं? बहुत बार हमको लगता है ये तो टीचर है, ये प्राध्यापक है, ये पत्रकार है, ये ऐसा लिख रहा है, क्या भाई गिर रहा है। ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। वो जो टीचर है ना जो गलत दिख रहा है, वो बहुत बड़े इंटरनेशनल षड्यंत्र का भाग है। कौन ऐसा टीचर होता है जो ऐसे लिखता है, क्यों लिख रहा है? पढ़ना तो चाहिए। एक ऐसी पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे कि जिसके वजह से जाति जाति के अंदर में, भाषा भाषा के अंदर में प्रॉब्लम खड़ा होता है। हमको लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ये देश को अस्वस्थ करने का जो षड्यंत्र चल रहा है विश्व में, उसका एक भाग है। अब मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, इससे विदा में था, लेकिन बता ही नहीं। बीच में शरद पवार साहब एक वाक्य बोले,
वो वारकरी संप्रदाय के बारे में बोलते हैं, कुछ मालूम है आपने सुना? वारकरी संप्रदाय के बारे में शरद पवार साहब ने कहा था कि इसके अंदर में घुसखोर घुसे हैं, सनातनी घुसखोर। और ये शरद पवार साहब जिंदगी में वारकरी संप्रदाय में कभी गए नहीं, कभी नहीं, ना आळंदी गए, ना पंढरपुर गए, कहीं कभी नहीं गए। फिर उन्होंने क्यों कहा? मुझे मुंबई में पत्रकारों ने पूछा था की शरद पवार साहेब असं म्हणाले की वारकरी संप्रदायामध्ये काही प्रतिगामी लोक घुसले। मैं बोला शरद पवार साहब का वारकरी संप्रदाय से कुछ संबंध नहीं है। उनके पेट की जो जलन है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर में देवेंद्र फडणवीस सारखा एक वारकरी माणूस आध्यात्मिक, वो अच्छी सरकार चला रहा है, ये पेट की तकलीफ है। गिरली क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम है यदि महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करना है तो संप्रदाय के अंदर में तकलीफ देना शुरू करो। उसके बाद उनका एक पंटर है विकास दवंडी करके, बरोबर है, उसने 20-20 डिक्लेयर की। अपने को लगता है कि इतना इजी है, इतना इजी नहीं है साहब, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आगे सामाजिक विघटना से अराजकता, मैं सबके तरफ देख रहा हूं, जोर से बोलना है। छठवा विषय, छठवा, हम लोग लोकसभा हारे। मैं लोकसभा इलेक्शन व्यवस्थापन समिति में प्रदेश में काम कर रहा था। मैं जब दिंडोरी गया, 6 दिन था, मैंने वहां से रात को 1:30 बजे देवी जी को कहा वी आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन, हम चुनाव हार रहा है। क्यों? हमने नारा दिया था 405, लोगों ने क्या हाथ से निकाला उसका, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला। हम ना कांग्रेस से हारे, ना सेना से हारे, ना एनसीपी से हारे, हम हारे नरेटिव से। हम नरेटिव से। और आप लिख लो आज की तारीख, आज का समय, आने वाले 10 साल भी हमको कांग्रेस हरा नहीं सकती साहब, नहीं हरा सकती। उनके पीठ के इतने बैगेजेस है, कैसे हराएंगे वो? हम यदि हारे तो हमारी लड़ाई है नैरेटिव से, और ये नैरेटिव को यदि संभालना है तो केवल मोदी जी, अब मैं बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो चले जाऊंगा, अल्लाह अपने संभालना। शायद सोशल मीडिया का सत्र होगा, ये आप में से कितने लोग अपने फेसबुक के अकाउंट पे मोदी जी का वाक्य आया है पोस्ट करते हैं, अमित भाई का वाक्य आया है पोस्ट करते हैं। हमारे नेताओं का फेसबुक अकाउंट शादी का एल्बम जैसा बन गया है, अपने ही फोटो। अरे आजकल देखने वाले बोलता था कितनी कैसे फोटो तुझे बघितले ना बाबा। ये जो नैरेटिव की लड़ाई है ना, ये नैरेटिव की लड़ाई ऊपर से नहीं साहब, नीचे से लड़नी पड़ेगी। एक देवेंद्र जी का ट्वीट है, उसको रिट्वीट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर के लड़ाई को नीचे के मैदान में लड़ना है तो हमारे मैदान से लड़ना पड़ेगा। आप समझ पुढो परकीय नीति चालवलं जाणार। अन्ना ने मेरा परिचय करके समय बताया कि मैं अनाथ में काम कर रहा हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी बड़ी एनजीओ है, भगवान की कृपा से मैंने अभी तक 1261 बच्चों को अडॉप्ट किया है। लेकिन मेरे जैसे पॉलिटिकली कॉशियस कार्यकर्ताओं को भी 3 साल ये मालूम ही नहीं था कि ऑर्फन आफ्टर 18, ऑर्फन से बच्चा अनाथ जब बाहर निकलता है, उस वर्ल्ड के अंदर में मुझे लग रहा था कि 3 साल से आई एम ओनली एनजीओ तर्पण फाउंडेशन। 3 साल के बाद मुझे लगा ऐसा नहीं है, एक एनजीओ है जो 18 साल से काम कर रही है, और वो एनजीओ बच्चों को ऑर्फन से निकालती है और उसको क्रिश्चियन बनाती है। मेरी चीज को 3 साल मुझे लग रहा था तो नॉर्मल एनजीओ है, एक नॉर्मल बोर्ड लगा है, पर पैसा आ रहा कहां से? कौन ला रहा पैसा? इतना पैसा कहां से आ रहा है? भिवंडी शहर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका तृतीय नेत्र खोलना पड़ेगा, समझ लो आप। और
कॉशियस होके देखना पड़ेगा, कॉशियस होके। कौन है, कहां से आया है, क्या करना चाहता है, कौन सी एनजीओ है, इतना खर्चा क्यों कर रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे करती है, छोटा ऑफिस दिख रहा है लेकिन लोगों का आना जाना इतना क्यों हो रहा है। ये अपने विरोध का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अपने को संभालना पड़ेगा। पुणे उपाय पहला, नक्सलवादी कठोर धोरण। चलो ये मत पढ़ो, अभी आ जाओ लोक संख्या असंतुलन। पढ़े, जोर से पढ़ो। अवैध, एक मिनट रुको। हम कोई भी धर्म के उपासना पद्धति के विरोध नहीं है, वो हमारा संस्कार नहीं है। मैं केरल में चुनाव का इंचार्ज था, 27 दिन का, मेरे जिले का अध्यक्ष था जस्टिन जैकब। और मेरे लाइफ में आज तक भारतीय जनता पार्टी के 35 साल की जर्नी में जितने भी कमिटेड कार्यकर्ता थे उसमें से जस्टिन एक कार्यकर्ता। मैंने मेरे कई मुस्लिम बंधु कितने कमिटेडली काम करते हैं। हम कोई धर्म के, मैं बहुत बार तो दोहरा, तो मैं हिंदू धर्म में भी शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, कई उपासना बता रहा हूं, कोई उपासना पद्धति की विरोध नहीं है। लेकिन यहां देश आता है उसमें से देखो अवैध घुसखोरी, जो ममता बनर्जी चिल्ला कर कह रही थी कि ऐसा कुछ है नहीं। सुरेंद्र अधिकारी जी के शपथ से लोग जो अपने हैं वो अपने ही हैं, और जो अपने नहीं है वो अपने नहीं है। अवैध घुसखोरी हमको लगता है पश्चिम बंगाल में है, हमको लगता है आसाम में है, ऐसा नहीं है साहब। भिवंडी में है, मुंबई में है, नागपुर में है, उस दिन बोरीवली में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ विषय को समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर जाते ही पार्टी कार्यालय में पहला वाक्य लिखा होता है राष्ट्र प्रथम, बाद में पार्टी और बाद में थोड़ा उल्टा होता कभी पर ठीक है। ये विषय को देश करके देखना चाहिए, देश करके, और वो ऐसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो सारी चीजों को देश करके देखते थे। आप पहली दूसरी क्लास में जब थे ना तो थोड़ा जस्ट दुसऱ्या वर्गातलं, तिसऱ्या वर्गातलं इतिहासाचं पुस्तक, भूगोलाचं पुस्तक याद आहे? उसका पहला पान क्या था? पहले पान प्रतिज्ञा, हाँ, बाल भारतीय पुस्तक, हाँ प्रतिज्ञा। क्या थी प्रतिज्ञा? भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, माझ्या विषयावर माझं प्रेम आहे, या विषयाची समृद्धीने नसलेल्या परंपरांचा, बरोबर? आप जब ग्रेजुएशन को गए, बीकॉम, बीए, बीएससी, बी, आपके करिकुलम के किताब पे जो पहला पेज है नहीं, किसने उड़ाया, किसने हिम्मत की? 12व्या वर्गापर्यंत, 10व्या वर्गापर्यंत ये जो फिजिक्स था किसने सीखना है? पहले पान के लिए। ये बायोलॉजी है, किसने पढ़ना है? पहले पान के लिए। ये इतिहास पढ़ना किसने? पहले पान के लिए। 10वीं तक संस्कार था, जैसा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल आया, पान गायब, पर परिणाम I am a king, my wife is queen, my son is prince, my house is king. पर जैसे हम भाजपा में आए हमने देखा राष्ट्र प्रथम, और ये जो विषय है ना, अवैध घुसखोरी, बळजबरी, प्रलोभनाने धर्मांतरण, धार्मिक आधारावर लोक संख्या असंतुलन, ये तीनों भी चीजों को यदि देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीसरा नेत्र देशभक्ति का खोलने की आवश्यकता है। और तो इसको देख पाओगे तो देख नहीं पाओगे। उसका उपाय बताया है, पहला पढ़ो जोर से। अब ये जो रिपोर्ट का मतलब है ना, मेरी बहनें बैठी है, नहीं तो मैं मेरे
विदर्भ के लैंग्वेज में बताता है इसको डिपोर्ट कैसा कहा जाता है। यदि डिपोर्ट करना है, यदि यहां से निकालना है तो डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट तभी होगा जब आप डिटेक्ट करोगे, और डिटेक्ट करने का काम शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के तहत। साहब, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये अभियान को पॉलिटिकल अभियान मत बनाए। ये पॉलिटिकल अभियान नहीं है साहब। ये जो हमारा डी है ना भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्र प्रथम, बहुत बार जब चुनाव की राजनीति के अंदर में यश मिलते चले जाता है, सक्सेस मिलते चले जाता है, चुनाव जीतने की आदत बन जाती है, चुनाव बनने का जीतने का स्वभाव बनता है, तो धीरे 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 सारी चीजें चुनाव से जोड़ी जाती है। जो पाप कांग्रेस ने किया है 55 साल के अंदर में, चुनाव जीतते गए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि हम क्यों चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने की वजह क्या है भूल गए, कैसे जीते जाता है समझ गए, क्यों जीतना है, राजनीति में कैसा राजकारण करना चाहिए समझता है, लेकिन मैं क्यों राजनीति करनी है, व्हाई पॉलिटिक्स, इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, वी आर पर्सनल विद डिफरेंस, वी आर पॉलिटिशियन विद, हम देशभक्त पॉलिटिशियन, सब में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, देश के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये सारी बातें इसके लिए समझ की आवश्यकता है। अभी आगे का पढ़ो, गुड स्टोरी मोठ्यानी, पहिला कुठला गुड स्टोरी आणि दुसरा, हा जरा दोन मुद्दा सगळेजण मोठ्याने म्हणावा। एक मिनट, मैं बीच में पंजाब तक गया, मैं पंजाब 1989 से आया हूं। मेरे जिंदगी में इतना अस्वस्थ पंजाब कभी देखा नहीं। 200 फुट लोग अंदर जाए फिर भी पानी नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, लेकिन हर घर 10 घर के पीछे एक ट्रस्ट पैडी लड़का मिल रहा है। जो कौम ने हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसी वॉरियर कौम सबसे ज्यादा परेशान है इसके विषय में। सारी जवानी कोरोना खत्म हो चुकी। और मैं बताऊं आपको, मैं भिवंडी वर्ग में बात कर रहा हूं और मैं अभ्यास करके आता हूं। आपके भिवंडी में भी ऐसे 27 स्पॉट है कि जहां पे दिख तो पान होता रहा है, दिख तो पान पड़ती रही है, लेकिन उसके अंदर चल रहा है ड्रग्स का केस। मैं बीच में आदरणीय देवेंद्र जी को मिलने गया था। देवेंद्र जी ड्रग्स इस विषय को लेकर होम डिपार्टमेंट के अंदर में काफी ताकत से उतरे मैदान में, लेकिन लड़ाई केवल उनकी है। मैं भिवंडी के युवा मोर्चा को आज एक 5वां कार्यक्रम देने जा रहा हूं। भिवंडी के अंदर में 1000 जवान लड़के रास्ते के ऊपर उतराओ और भिवंडी के जनता को कुछ भी सहन कर सकते साहब, ड्रग्स नहीं सहन कर सकते हैं, ये नहीं सहन होगा। एक बार एक हुंकार को दो ताकत के साथ। तो मैं आपको बताऊं, राजनीति की तरफ, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, समझ लो। ये ड्रग्स का विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सबसे सीरियस विषय। आगे का पढ़ो, संगठित देश विरोधी हालचाली से, और उसका उपाय बताया, वो जोर से पढ़ो। कोई है। अब आखिरी का पान भरता हुआ, पान नंबर 50। चलो नहीं, बाद में के मुद्दे पे आओ। सांस्कृतिक आक्रमण और कारण एक पढ़ो। पहला कारण जोर से सब मिलके, बस मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के सामने यदि सबसे बड़ी चुनौती आज यदि कोई है तो भारत के अंदर में छुपा हुआ जो
भारत है जो 50, 55, 60, 65 साल के अंदर में कांग्रेस के राजनीति ने बाजू में किया था और जिसको मोदी जी लाए हैं, वो छुपे हुए भारत का अभिमान लाने की आवश्यकता है। छोटी बात, हम टीवी के सीरियल देख रहे हैं आजकल, जो गंदगी फैमिली में बताई जाती है, अपनी फैमिली वैसी नहीं है साहब, चीज को समझो। फिर भी बता रहे, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे घर में मेरे बेटों को लेकर बैठा और वो एक टीवी का सीरीज देख रहे, सीरियल देख रहे और वेब सीरीज थी, और वो वेब सीरीज मराठी वेब सीरीज थी, और आप यकीन नहीं करोगे वो सीन ऐसा था। मैं तो बाहर निकल रहा है, जाते जाते मेरे बेटे को बाय करने के लिए निकला, तो बोले पापा 2 मिनिटं बसा, तुमच्या मित्रांनी डायरेक्ट केलेली फिल्म है। मेरा एक अच्छा मित्र है, मराठी का बहुत बड़ा डायरेक्टर है। सीन ऐसा था, मेरा आई वॉज शॉक, मैंने उसको फोन भी किया कि एक बेटी बताई थी टोरेंटो से आई हुई, वो सीन के अंदर में वो गेट के अंदर आती है और अपने भाई को बोलती है जोर से चिल्लाकर, अरे ट्राय टू अंडरस्टँड, मला टोरेंटोवरून पुन्हा कॉल आलाय आणि मी पुन्हा जॉईन होते, आता माझा पॅकेज मोठं झालं आहे। वो भाई उसका दौड़ते दौड़ते आ रहा है सीन में, उसको हाथ कर रहा है और उसको कहते कि आज सेलिब्रेट करूया। ऐसा कहने के बाद में वो बेटी कहती डैड को फोन लगाओ, और देखो खेल यहां से शुरू है। वो बेटी बड़े भाई को कह रही है कि डैड का फोन लाओ। वो डैड को फोन लगा के वो कोई कॉर्पोरेट में बताया अंदर बिजी, बेटी का फोन उठाता है और बेटी बताती है कि बाबा डैड यू ट्राय टू अंडरस्टँड, मी पुन्हा टोरेंटोला जाते, मला मोठं पॅकेज मिळालं। वो उधर से चिल्ला के बोलता है, अरे कांग्रेचुलेशन बेटा, हार्टिएस्ट थैंक्स, मैं शाम को आ रहा हूं, सेलिब्रेट करेंगे। शाम को वो आते हुए बताता है आणि ती मुलगी त्याच्या आईला असं म्हणते की आई टोरेंटोचा पुन्हा कॉल आलाय आणि मला डबल पॅकेज। आणि म्हणते व्हाट ए न्यूज। आणि वो जो कैमरा है ना, वो पूरे सोसाइटी से ऊपर ऐसे लाते हुए बताए और पूरे ड्रेसिंग रूम में कैमरा आता है और वो माँ उसको खड़े रहकर बताती है कि बेटा आज सेलिब्रेट करेंगे। और 1 सेकंड के बाद में शाम को पूरी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, टिपिकल महाराष्ट्रातलं उच्च वर्गीय मराठी कुटुंब पूरे राउंड टेबल में बैठने के बाद वो बेटी मां को कहती है कि आई तुझा तोच ब्रँड आहे का की तू ब्रँड बदलवला आहे। आई मुलीला असं म्हणते की तुझा तू बदलवला आहे, माझा तोच आहे। वडील मुलाला असं म्हणतात की आपण दोघांचा ब्रँड कॉमन आहे आणि म्हणतात की आपण सेलिब्रेट करूया। तो सीन पाहिल्यानंतर मी त्या डिरेक्टरला फोन केला की मुलीला चांगलं पॅकेज मिळालंय। सेलिब्रेशनची ही परिभाषा आहे की अख्ख्या कुटुंबाने दारू सोबत केली पाहिजे, ही संस्कृती आहे, हे कल्चर आहे। काय इस्टॅब्लिश करत चालू आहे आपण, इसको प्रतिष्ठा आहे। दारू पिणं हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत विषय, मला त्याच्यात नाही शिरायचं, असू शकतो, पण प्रतिष्ठेची परिभाषा, भारतीय संस्कृती परंपरा, मी त्याला फोन करून म्हटलं अरे बाबा तुला जर हा एन्जॉय करायचा पार्ट होता तर अख्खी सोसायटी घरी जेवायला बोलवायला पाहिजे होती। चौघ जण वाईन पीत बसतो, हे सेलिब्रेशन की डेफिनेशन है। हमको ये छोटी बात लगती है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज लाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर में आया हुआ बहुत बड़ा आक्रमण है, समझ लो आप। अजूनही भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्याचा बर्थडे केक कापून, बीच में तो मैं बर्थडे देखा है नेता का ना, वो बड़ा केक और वो बंदा तलवार से केक काटता है। मी म्हणलं शिवाजी महाराज जर आले ना तो पहिले तुझा अफजल खान करत। मला केकला विरोध नाहीये, समजून घ्या, नवी पिढी आहे, आवडते, पण
चाटो मत, बांटो। वो हमारी संस्कृती आहे। मला तर कधी कधी वाटतं की का भयान आक्रमण जे या देशावर चाललंय ते आपण समजून नाही घेत आहे। आज भी हमारे घर के अंदर के बर्थडे दिए बुझा के करते हैं, मेणबत्त्या लावलेल्या, बरोबर? हाँ? अच्छा, फैन से फूक रहे क्या? नहीं। हमारे शरीर के अंदर का जो प्राण है, जो सांस है, अपनी सांस जिसके वजह से हम जिंदे हैं और जो बढ़ रही है, इसलिए वार दिवस लगाए हुए दिए को अपने प्राण से बुझा रहे हैं। वार दिवस है का घट दिवस है? हम तो तेज के उपासक हैं, हम तो सूर्य के उपासक हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि इसके ऊपर में जर्मनी में रिसर्च हुआ है? बेटे के चेहरे के इर्द गिर्द यदि तिल का तेल और कपास की बात और दिया लगा के यदि हम उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं तो वहां पे एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर होती है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी साइंस। बताओ भाई बेटों को, यदि पुराने जमाने में बंदा फिल्म में भी मरता था तो दिया ऐसा फट 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 करके बुझा जाता था। मैंने मेरे एक दिन बेटी को कहा कि दिवाळीला दिवे लावतात का विझवता? लावतो ना। फिर हमारे बेटे का बर्थडे हम अभी भी दिया बुझा के कर रहे हैं। ये छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और विश्व जो भारत की तरफ देख रहा है ना मॉल की तरफ देख रहा है, ना बड़े बड़े रास्तों की तरफ देख रहा है, ना बड़े बड़े पुलिया की तरफ देख रहा है। विश्व भारत के तरफ जो देख रहा है ना, वो भारत के तरफ देख रहा है। और हमारे ऊपर में बहुत बड़ा जो चुनौती का माहौल है वो हमारा भारत जीने का है और उसकी लीडरशिप बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करनी चाहिए। बस देखिए, आज के मेरे सत्र में के जो मैंने 5 काम बताए और 3 पेज खाली है, इसलिए मैं यहीं पे हर सत्र रोकता हूं और क्यों वो भी बताता हूं। क्योंकि मैंने आपको सत्र के शुरुआत में कहा था जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, रटे हनुमान चालीसा, ये 2 पेज मैंने आपके पढ़ने के लिए रखे हैं। और मैं भिवंडी में प्रवास अन्ना करूंगा और पूछूंगा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा यदि हो सिद्ध सखी गौरी सा तुलसीदास सदारी चेरा कीजे नाथ हृदय, वो यदि नाथ को हृदय में करने के लिए पढ़े कहा है तो पार्टी को हृदय में रखने के लिए आपने ये बाकी के 3 पेज पढ़ना चाहिए, ऐसी आपको प्रार्थना करता हूँ। भिवंडी के अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुलाया, अन्ना आपने आग्रह किया और आपने मुझे सहन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।